Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and information technology. Today in this video we are going to discuss over some important MCQs of chapter 3, that is a pair of linear equations in two variables. और जितने भी MCQs पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो सारे ही NCERT एग्जाम्पलर से लिए गए हैं। और जैसे कि एग्ज़ाम में हमें NCERT की बुक से काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं, सो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि इस एग्ज़ाम में भी आपको NCERT एग्जाम्पलर के MCQ से काफ़ी MCQs आपको एग्ज़ाम में मिल जाएं। तो उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। हम इसमें जितने भी MCQs दिए गए हैं उन सबको कैसे सोल्व हम करेंगे वह भी देखेंगे, और उससे रिलेटेड और किस तरह के MCQs हमें मिल सकते हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। So the question number 1 is the pair of equations x plus 2y plus 5 equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 equal to 0 has। अब ये हमें एक पेयर दिया गया है इक्वेशंस का, हमें बताना है कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यस, कैसे कर सकते हैं हम इसको? इसके लिए हमें क्या करना होगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से और a1 से लेकर c2 तक सब वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इनके रेशियो, a1/a2 की वैल्यू क्या है, b1/b2 की क्या है और c1/c2 की क्या निकल कर आती है। अब आप देखेंगे तो a1/a2 हमारा बराबर है b1/b2 के, दोनों ही -1/3 हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका मतलब clearly we observe that a1/a2 is equal to b1/b2 but is not equal to c1/c2। और ये कब होता है, ये किसकी कंडीशन है, जब लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइंस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हैंस द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट नंबर 2, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। यदि कोई जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट है तो वो लाइंस किस प्रकार की होंगी। अब अगर कोई पेयर आपका कंसिस्टेंट होता है, इसका क्या मतलब होता है, या तो लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होगी, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, या फिर वो लाइन क्या होंगी, को इंसिडेंट होंगी। a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और इक्वल होगा c1/c2 के। इट मीन्स यदि पेयर के पास सॉल्यूशन है, चाहे वो एक है या इनफाइनाइट है, तब तो वह पेयर क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। तो इट मीन्स द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। नेक्स्ट नंबर 3, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज। अब एक पेयर दिया गया है, हमें बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यह कैसे कर सकते हैं हम, इसके लिए अगर आप देखें तो इसे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है लेकिन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में x का जो कोफिशिएंट है a1 उसको 0 ले सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा इसे आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं। अगर हम देखें इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, तो ये हो गई हमारी y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू -7 मतलब नीचे की तरफ जाएंगे हम कहीं -7 और वहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वह क्या होती है, y इक्वल टू -7। तो ये दोनों लाइन किस प्रकार की हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं, इट मीन्स इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नंबर 4, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स 2 लाइंस विच आर। ग्राफिकली ये जो हमें इक्वेशंस का पेयर दिया गया है ये 2 लाइंस रिप्रेजेंट करता है, और वो लाइन किस प्रकार की होंगी, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पर एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, या एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या फिर पैरेलल होंगी। तो ये मैं आपको बता दूं, कोई भी 2 जो स्ट्रेट लाइन होंगी वो एक दूसरे को केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या वो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती हैं, 2 जगह इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा यहाँ से वैसे ही आपको देखते ही समझ जाना है, नहीं होने वाला है। तो आप ये कर कैसे सकते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, लिखा हुआ है हमारे लिए ग्राफिकली। तो वैसे अगर आप MCQ से कर रहे हैं तो ग्राफिकली कोई वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन अगर ग्राफिकली भी कहा है तो हम कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों लाइंस के लिए सॉल्यूशन पता करेंगे, पहले हमने y को क्या किया,
एक्स के टर्म में एक्सप्रेस किया और एक्स की वैल्यू के लिए वाई की निकाली, फिर दूसरी ऐसे ही है। अब अगर आप इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको इस तरह से ये दिखाई देंगी। तो इसका मतलब आप इन्हें क्लियरली देख पा रहे हैं, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और आप इसे वैसे जो हमारा टेस्ट था एल्जेब्रिकली, अभी जैसे हमने पहले किया था वैसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन्स विच आर। ये ग्राफिकली जो लाइन्स रिप्रेजेंट करती हैं, जो दो इक्वेशन हमें दी गई हैं, वो किस प्रकार की होंगी। जैसे अभी हमें पहले क्या था, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7। इस बार हमारे पास देखेंगे आप एक x की वैल्यू है और एक y के टर्म में है। तो अगर इस प्रकार से आपको दिया गया है कि एक x इक्वल टू और एक y इक्वल टू, चाहे यहाँ a और b, कोई भी a और b का मतलब है कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो, माइनस प्लस की कोई भी वैल्यू, तो हमेशा ये लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। ग्राफिकली जो x इक्वल टू a रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस a यूनिट। अगर आप देखेंगे तो जो x इक्वल टू a है वो कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी, और y इक्वल टू b ये लाइन होगी। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वह भी हम पता कर सकते हैं। इस लाइन पर x की वैल्यू a है और इस लाइन पर y की वैल्यू b है, तो यह कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, a, और y की वैल्यू क्या होगी, b। सो इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज इंटरसेक्टिंग एट a एंड b, मीन्स d इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 6, for what value of k do the equations of 3x minus y plus 8 equal to this and 6x minus ky equal to -16 represents coincident line। k की किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर हमें दिया गया है, ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो कोइंसिडेंट होंगी। तो अभी तक हम टेस्ट कर रहे थे, जो रेशियोज थे उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, फिर चेक कर रहे थे क्या वो बराबर है या नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब ये हमें दिया गया है कि लाइन कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, A1 से लेकर C2 तक ये सारी वैल्यू चाहिए, वो हमने लिखी। अब फॉर कोइंसिडेंट लाइंस क्या कंडीशन होती है, ये तीनों रेशियोज हमारे इक्वल होने चाहिए। अब तीनों इक्वल होने चाहिए तो तीनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। अब वैल्यू रखेंगे, जवाब तो देखेंगे ये इस तरह से हमें मिलेगा। तो अगर तीन चीज़ आपस में इक्वल हैं तो कोई सी दो भी आपस में इक्वल होंगी, तो इसका बेनिफिट उठाएंगे। कोई सी भी दो हम यहाँ से अगर इक्वल लेते हैं तो वहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे अगर आप 1/k और 3/6 को इक्वल लेंगे, 3/6 को हम क्या कर सकते हैं 1/2, और वैसे भी 8/16 से अगर आप सोल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 1/2। तो 1/k इज इक्वल टू 1/2 होगा। कब, अगर लाइन कोइंसिडेंट होंगी। तो इसका मतलब यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पता कर सकते हैं। पैरेलल लाइन के लिए भी ये पूछ सकता था k की क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए आपको जो वेरिएबल देता वो c में नहीं देता, a और b में ही देता, जैसे कि इसने दिया था। और यहाँ पर ये जो k था ये आपको यहाँ c कांस्टेंट टर्म में भी दे सकता है और यहाँ पर भी दे सकता है। तो ये तीन तरह से आपको k मिल सकता है। तो जो भी टेस्ट आपको लगाना है वो आप टेस्ट लगाते हैं, और जो तीन ये अगर इक्वल हैं तीनों तो हम कोई से भी दो को इक्वल लेकर इक्वेशन बना सकते हैं, और अगर एक इक्वल नहीं भी है ये तो इन दोनों को आपस में इक्वल लेकर हम इक्वेशन बना सकते हैं। So here option number C is correct. Number 7, if the lines given by this and this are parallel then the value of k is। अब देखिए दूसरा टेस्ट आ गया है, क्या है, लाइन पैरेलल है, तो फिर से हमें करना वही है, सारी वैल्यूज हम कंपेयर करेंगे, निकालेंगे। अब b1 की वैल्यू क्या आएगी, हमारी जो y का कोफिशिएंट होता है वो या तो b1 या b2 होता है। पहली इक्वेशन है तो हमने b1 लिया है, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k। वेरिएबल को क्या करना है, आपको यहाँ इन वैल्यूज़ में लेकर आना है, गलती से भी यहाँ नहीं छोड़ देना, वरना वैल्यू का क्या निकालेंगे फिर आप। नेक्स्ट, अब फॉर पैरेलल लाइंस क्या कंडीशन होती है, हमें पता है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता है c1/c2 के। फिर तो यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ हैं वो केवल इन दोनों में ही रख लेंगे, क्योंकि यहीं से हमारी इक्वेशन बनेगी, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा k इक्वल टू 15/4। इट मीन्स द ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। Number 8, the value of C for which the pair of equations this and this will have infinitely many solutions। अब फिर से वही है, अब जो हमें वेरिएबल है वो कहाँ दिया गया है, x के कोफिशिएंट में दिया गया है। पहले हमें कहाँ दिया गया था, y के कोफिशिएंट में दिया गया था, और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो फिर से हमें वही करना है, सारे वैल्यूज़ हम लिखेंगे। फॉर इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्या होता है, तीनों हमारे इक्वल होते हैं,
तो अगर तीनों इक्वल होते हैं तो फिर हम तीनों की यहाँ वैल्यू रखेंगे तो c/6 इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। और यदि c/6 1/2 और इस 2/3 के इक्वल होगा तो उसके लिए इन दोनों को भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये 1/2 है और यहाँ से मिलेगा हमें 2/3, तो ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। जब ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है तब ये c/6 में आप c की कोई भी वैल्यू रखें तो ये इन दोनों के इक्वल कैसे हो सकता है। इसका मतलब c की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसको यहाँ पर रखने पर इस जो पेयर हमें दिया गया है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सके। तो चाहे तो आप यहीं से ही आंसर बता सकते हैं दैट द आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नो वैल्यू। और यदि आप इसे आगे सोल्व करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, एक बार आप c/6 को 1/2 से इक्वेट करेंगे और एक बार c/6 को इक्वेट करेंगे 2/3 से। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो c की 3 आएगी और यहाँ से निकालेंगे तो 4। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो c क्या है, डिफरेंट वैल्यूज हैं c की, एक बार 3 मिल रही है और एक बार 4। तो यदि ऐसा कभी केस आता है कि जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है उसकी डिफरेंट वैल्यूज निकल कर आती हैं, इसका मतलब क्या होगा कि c की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज नो वैल्यू। नेक्स्ट नंबर 9, one equation of a pair of dependent linear equations is this, the second equation can be। एक डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस का पेयर है जिसकी एक इक्वेशन हमें दी गई है, दूसरी इनमें से कौन सी हो सकती है। तो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए। एक इक्वेशन दी गई है तो इससे कंपेयर करने के बाद हम a1 b1 c1 की वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर a2 b2 c2 की वैल्यू हमें पता चल जाए तब हम क्या कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं। तो अब फॉर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, ये तीनों इक्वल होते हैं मतलब इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इन्हें हमें कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं 1/k। अब a1 b1 c1 की जो वैल्यूज हैं उन्हें हम रिप्लेस कर दें अगर तो मिल जाएगा हमें दिस -5/7/-2 and 1। अब यहाँ से अगर आप देखें तो जब ये तीनों इस 1/k के इक्वल हैं तो 1/1 भी इस 1/k के इक्वल होंगे। तो ऐसा करके अगर हम इन्हें रखते हैं तो यहाँ से हमें इन तीनों की वैल्यू मिल जाएगी a2 b2 एंड c2 की। अब इसमें देखेंगे इनमें तब सब में क्या है, वही k एक कांस्टेंट है। तो k क्या है, कोई भी एक, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, k की वैल्यू यदि 2 रखें तो a2 b2 c2 की कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना k की वैल्यू 2 क्यों रखी है, कोई भी आप रख सकते हैं। कोई भी रखने का मतलब है चूंकि कोई ना कोई एक वैल्यू है यहाँ पर तो उसकी जगह हमने क्या किया, 2 रख लिया। अब ये क्या होगा, जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो ये जो भी आप रखेंगे वो कटने वाली है, तो इसलिए आप जो भी रखेंगे वो वहाँ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें a2 b2 c2 की वैल्यू मिली क्या, -10 14 एंड -4। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन अगर हम बनाना चाहें तो x के साथ -10 और b के साथ y के साथ 14 और कांस्टेंट टर्म को ऐसे ही हम रखेंगे। लेकिन इससे हमारे अगर आप देखेंगे तो कोई इक्वेशन मैच नहीं खा रही है। तो अगर आप क्या करें, इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10x - 14y + 4 = 0 हो जाएगा। या फिर अगर इस -4 को आप इधर ले जाएं तो क्या मिलेगा आपको, 10x - 14y = -4। सो नाउ यह हमें हमारे ऑप्शन में दिया गया है 10x - 14y = -4। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपको देखना है, जैसे ही आप डायरेक्टली आंसर लगाते हैं, कोई फॉर्मूला लगाने के बाद आपको जो आपका सॉल्यूशन मिलता है ज़रूरी नहीं है कि वो उसी फॉर्म में दिया गया हो, उसकी फॉर्म चेंज करने के बाद भी आपको दे सकता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, जैसे कभी आप ये कराएं, देखिए यहाँ पर +4 है और ये -4 है, तो ध्यान दे लेना है कि पूरे टर्म पूरे होने चाहिए और साइन बिल्कुल मैच करने चाहिए। आप क्रॉस चेक आपको जरूर करना है। नेक्स्ट नंबर 10, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x = 2 एंड y = -3 इज। मतलब एक ऐसा लीनियर इक्वेशंस का पेयर हमें बताना है जिसके जो सॉल्यूशन क्या है, x = 2 और y = -3। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, वह x और y की वैल्यू उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में रख कर देखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ रही है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। तो मैं उसके लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। LHS की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 2x + 5y, यहाँ पर आप x और y को रिप्लेस करेंगे 2 और -3 से, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा -11, दैट इज = राइट हैंड साइड। और यही वैल्यू आप इसमें रखेंगे 4x + 10y और ये -22 यहाँ पर आ गया है ये। तो इसमें अगर आप रिप्लेस करते हैं
तो आपको क्या मिलेगा -22 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट मीन्स द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका जो पेयर है वह क्या है, ये जो वैल्यूज हैं इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 11, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर। अब x इक्वल टू a और y इक्वल टू b सॉल्यूशन दिए गए हैं हमें किसके, ये जो पेयर हमें यहाँ पर दिया गया है इसके सॉल्यूशंस हैं। अब यदि इसके सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्या करना है, हमें x और y को रिप्लेस कर देना है a और b से। तो x इक्वल टू a और y इक्वल टू b यदि आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस वाई और x प्लस वाई में आपको क्या करना है, a और b से रिप्लेस कर देना है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 4। अब फिर से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो हमने इसके लिए मेथड सीखे हुए हैं सॉल्व करने के, तो आसानी से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो हमें क्या मिलेगा 2a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3, और ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 1। दिस मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज C, 3 एंड 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 12। अरुणा हैज़ ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर। अरुणा के पास ₹1 और ₹2 के कॉइन्स हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज़ इज़ 50, यदि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उसके पास वो 50 हैं, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज़ ₹75, और यदि हम उन कॉइन्स को अमाउंट में कन्वर्ट करें तो जो अमाउंट बनता है वह है ₹75। देन द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स आर रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि उसके पास नंबर ऑफ ₹1 के कितने कॉइन हैं और ₹2 के कितने कॉइन्स हैं। तो ये हमें क्या करना है, जो क्वांटिटीज़ हमसे पूछी जा रही हैं उनको हम लेट कर लेंगे। मान लें कि हमने ₹1 के कॉइन्स x हैं और ₹2 के कॉइन्स y हैं। तो एक तो उसने हमें दिया हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 50 हैं, तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो हमारी हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 50। ऑल्सो यदि हम उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, कॉइन्स से रुपीज़ बनाते हैं, तो x जो कॉइन्स हैं वो ₹1 के हैं, तो उनसे बनेंगे x मल्टीप्लाई 1 रुपीज़, और जो y कॉइन्स हैं वो ₹2 के हैं, तो यदि y को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के कॉइन से कितने रुपीज़ बनेंगे, वो होंगे ये। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारा बन जाएगा, दैट इज गिवन टू अस 75। अब यदि हम यहाँ से इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 75, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इजीली वी कैन सोल्व देम। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से, चूंकि x के कोफिशिएंट सेम है और साइन क्या है, डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्शन होती है जब साइन हमारे सेम होते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y मिलेगा, 75 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25। इट मीन्स y इज इक्वल टू 25। ये y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें मिलेगी x की वैल्यू दैट इज 25। इट मीन्स, और x और y हमारे क्या थे, ₹1 के कॉइन्स और ₹2 के कॉइन्स, तो इसका मतलब ₹1 और 2 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे हमारे, 25। सो द करेक्ट ऑप्शन इज D। एंड द 13 इज द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। फादर की जो एज है वो अपने सन की 6 टाइम्स है। 4 ईयर हैंस, अब से 4 साल के बाद, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। अब से अगर हम 4 साल बाद की बात करें तो जो फादर हैं उनकी एज उनके सन के एज की कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी। तो द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ द सन एंड द फादर आर रेस्पेक्टिवली। तो फादर और सन पर रेस्पेक्टिवली देखिए, सन और फादर, तो मतलब पहले जो एज यहाँ पर होगी वो सन की होगी और दूसरी एज फादर की होगी। तो कितनी होगी ये हमें बताना है, और ऑप्शन हमें यहाँ दिए गए हैं, तो हम इन्हें क्या करेंगे, मान लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर x ईयर्स एंड y ईयर्स। जो फादर की एज है वो x मानी हमने और सन की एज मानी हमने y। अब क्या दिया गया था हमें कि 4 साल के जो बाद है, तो 4 साल के बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 4, और दूसरे की हो जाएगी y प्लस 4। ये किसकी एज है, सन की। तो जो फादर की एज थी वो सन के एज की 4 टाइम्स थी, तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों की एज इक्वल हो जाएगी, तो इक्वल का साइन हमने यहाँ पर रख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6y बिलीव द सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि उसने कहा था कि जो फादर की एज है वो 6 टाइम्स है सन की एज की। तो सन की एज हमारी y, तो सन की एज को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फादर की एज के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर हम आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें एक्सप्रेस होकर मिली हुई है। तो जस्ट वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2
मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 x को रिप्लेस कर देंगे किससे 6y से, तो 6y माइनस 4y इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू क्या मिलेगी 6, और y की वैल्यू रख देंगे हम किस में, अगर हम किस में रखें y की वैल्यू, देखिए y की वैल्यू वैसे 6 इसमें ही दी गई है हमें, तो यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि y हमने किसकी मानी थी, सन की एज मानी थी, और सन की एज यहाँ पर पहले दी गई थी, तो 6 कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, तो यही हमारा यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। और अगर हम आगे भी देखें तो y की वैल्यू हम रख सकते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, तो मिल जाएगी हमें x की वैल्यू दैट इज 36। सो अभी हम कह सकते हैं कि 6 एंड 36 विल बी द करेक्ट आंसर। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर 13 क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आए होंगे, और इसके कुछ और MCQs लेकर आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनको एक बार फिर से सही से रिवाइज कीजिए और खुद से इनको करके देखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।